नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। और कह रहा है कि रेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर से तेज और उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग करता है। तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि डॉटोमेट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि यह पिंस का उपयोग करता है और पेपर पर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर अधिक तेज लेजर प्रिंटर क्या होता है कि लेजर प्रिंटर अधिक तेज और उच्च रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग प्रदान करता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोग्राफिक प्रक्रिया का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर से, कह रहा है कि 3D प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है जो 3D मॉडल को स्कैन करता है। क्या बात सही है? कह रहा है कि 3D प्रिंटर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी का उपयोग करता है, जिसमें परत दर परत सामग्री जोड़कर वस्तु बनाई जाती है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 3D, वैसे भी 3D कोई भी प्रिंटर होता है ना, तो हमेशा हार्ड कॉपी के रूप में देता है। तो प्रिंटर आपका चाहे 3D हो, इम्पैक्ट हो, नॉन इम्पैक्ट हो, सब कौन सा प्रिंटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो 3D प्रिंटर का आंसर डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो डिजिटल मॉडल को भौतिक मतलब 3D वस्तुओं में परिवर्तित करता है। ये इनपुट डिवाइस नहीं है। 3D प्रिंटर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसमें परत दर परत सामग्री को जमा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वी आर मतलब वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को डिजिटल वातावरण का अनुभव कराता है। क्या बात सही है? कह रहा है कि हैप्टिक फीडबैक ग्लोव्स है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्टिक का उपयोग वर्चुअल वातावरण में भौतिक स्पर्श को अनुभव करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों बात सही कह रहा है, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि VR हेडसेट उपयोगकर्ता को वर्चुअल वातावरण का अनुभव देने के लिए किया जाता है और यह इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यह हेड मूवमेंट को ट्रैक करता है। हैप्टिक फीडबैक ग्लोव्स का उपयोग स्पर्श संवेदनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को महसूस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हैप्टिक वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ से आपका IoT पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इनपुट जो प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट हो गया, करके IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उपयोग किए जाने वाले डिवाइस आमतौर पर IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट करा कि IoT डिवाइसेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए केवल वायर्ड नेटवर्क का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए पहला आपका स्टेटमेंट सही है, IPv4 होता है और IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही है, सॉरी यहाँ पर दोनों गलत, देख लेते हैं क्या है। दोनों गलत, तो ऐसे पहला वाला तो दूसरा वाला तो गलत तो है ही ना, क्योंकि इसमें वर्ड बोला। कर कि IoT मतलब में उपयोग किए जाने वाले डिवाइस आमतौर पर IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम प्रयोग होता है आमतौर पर। वैसे इसका जो नया वर्जन है IPv6 है ना, तो देख लेते हैं क्या रीज़न है। कह कि इंटरनेट डिवाइसेस आमतौर पर IPv6 एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अधिक IPv पते प्रदान करता है। यही चीज़ है, देखिए पहले तो यही यूज होता था, कौन सा, IPv4 ही है ना। जब इसका नया वर्जन आया कौन सा, IPv6, तब ये यूज होने लगा। तो वैसे
तो ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं ना, वैसे ये भी सही था, लेकिन इसका अगर एडवांस वर्जन देखेंगे तो IPv6 है, IPv6 है तो IPv4 कम यूज होता है, ठीक है, इसीलिए गलत कह रहा है। और IoT डिवाइसेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए वायर्ड और वायरलेस जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ और लॉन्ग रेंज मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, दोनों नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया होगा कि पहला भी क्यों गलत है, क्योंकि अब जो IoT में यूज होता है ना, IPv6 वर्जन यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि MQTT मतलब मैसेज क्वेरिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट IoT में उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है जो कम बैंडविड्थ में कुशल संचार प्रदान करता है। तो पहला आपका सही है। दूसरा है MQTT एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो TCP और IP पर आधारित नहीं होता। ये ऐसा गलत है, ठीक है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। देखिए क्या है, MQTT एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है जो IoT डिवाइसेस के बीच कम बैंडविड्थ में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ना कि कनेक्शन लेस, ठीक है, और TCP IP प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 155, IoT में एड्ज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा को क्लाउड में प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। कह रहा कि एड्ज कंप्यूटिंग IoT डिवाइसेस की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने में उपयोग होता है। ये भी बात सही है। एड्ज कंप्यूटिंग IoT डिवाइसेस की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग होता नहीं, ये आपका ये तो सही है ना, पहला सही था, दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा सही, पहला गलत है। IoT में एड्ज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा को क्लाउड प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला आपका मिस्टेक है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या सही था। देखिए, एड्ज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा को क्लाउड प्रोसेस करने के बजाय लोकल डिवाइस में या नेटवर्क के किनारे पर प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। एड्ज कंप्यूटिंग का यूज़ क्लाउड में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए गलत था। तो ये IoT डिवाइस की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाकर डेटा की प्रोसेसिंग दर में कम कर देता, मतलब जो टेंडेंसी होता है ना उसको कम कर देता है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो एड्ज कंप्यूटिंग का प्रयोग लोकल डिवाइस पर होता है, ना कि क्लाउड पर, ठीक है। 165 क्या है, कह रहा कि जिगबी और जेड वेव दोनों IoT नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाने वाला कम पावर वायरलेस प्रोटोकॉल। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है जिगबी और जेड वेव, है ना। कह रहा कि जिगबी की तुलना में जेड वेव अधिक डेटा स्पीड प्रदान करता है ना, और बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग होता है। तो इसमें आपका पहला आपका सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए जिगबी और जेड वेव दोनों लो पावर वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो स्मार्ट होम और इंडस्ट्री IoT में उपयोग किए जाते हैं। जिगबी की डाटा स्पीड अधिक होती है और ये बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग होता है, जबकि जेड वेव कम डेटा स्पीड प्रदान करता है और छोटे नेटवर्क के लिए अधिक अनुकूल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपको अंतर भी यहाँ पता चल गया। जिगबी का स्पीड ज़्यादा होता है और जेड वेव का डेटा स्पीड कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 157, कह रहा कि IoT में उपयोग किए जाने वाले LPWAN मतलब लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क तकनीकी है। LORA मतलब लॉन्ग रेंज और NB IoT लंबी दूरी डेटा संचारित करने में सक्षम है। बिल्कुल बात सही है। देखिए यहाँ पर भी लॉन्ग रेंज लिखा हुआ है ना, कह रहा कि NB IoT और लॉन्ग रेंज से अधिक ऊर्जा सकुशल एनर्जी इफिशिएंट है ना, और अधिक डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो पहला आपका तो सही है और दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट है ना। देखिए LPWAN तकनीकी जैसे लॉन्ग रेंज है ना, और NB IoT मतलब नैरो बैंड IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स लंबी दूरी तक
कम पावर में डेटा को भेजता है ना। और NB-IoT मतलब नैरो बैंड IoT और लॉन्ग रेंज से अधिक ऊर्जा कुशल होता है और अधिक डिवाइसेस को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि ये सेलुलर नेटवर्क पर आधारित होता है। कौन? NB-IoT किस नेटवर्क पर आधारित होता है? सेलुलर। अगला क्वेश्चन है 158 कह रहा कि IoT डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए TLS या SSL इनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। बात सही है ना। आगे क्या है कि IoT नेटवर्क्स में DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमलों का कोई खतरा नहीं रहता। देखिए खतरा रहता नेटवर्क पर ज़्यादा, है ना। तो पहला आपका सही है और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो ए बन जाएगा ऑप्शन। ठीक, देखिए कि IoT डिवाइसेज में डेटा सुरक्षा के लिए TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। IoT नेटवर्क में DDoS हमलों का खतरा होता है, क्योंकि ये IoT डिवाइसेस कमज़ोर सुरक्षा के कारण हैकिंग के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है। 159 क्या है? कह रहा कि IoT में डिजिटल ट्विन तकनीकी का उपयोग फिजिकल डिवाइसेस को वर्चुअल प्रतिरूप बनाने के लिए किया जाता है। बात सही है। कह रहा कि डिजिटल ट्विन केवल स्मार्ट होम डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है और औद्योगिक में इसका कोई उपयोग नहीं, ऐसा नहीं है ना। हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पर भी पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तो डिजिटल ट्विन तकनीकी फिजिकल डिवाइसेस को वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे उनके प्रदर्शन का विश्लेषण और सुधार किया जा सके। यह केवल स्मार्ट होम तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक IoT मतलब जिसको बोलते हैं डबल IoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन में भी व्यापक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि IoT में उपयोग होने वाले LPWAN मतलब लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क और सिगफॉक्स लंबी दूरी तक संचारित कर सकते हैं, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत कम होता है। बात सही है। तो बिल्कुल बात सही है ना। अच्छा देखिए यहाँ तक आपका जो सब क्वेश्चन चल रहा है ना, सब नेटवर्क पर आधारित है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क। तो पहला आपका तो सही है ना। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या करा कि LPWAN नेटवर्क उच्च बैंडविड्थ और कम लेटेंसी के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छा बताइए, अगर इसका उच्च बैंडविड्थ और कम लेटेंसी रहेगा के लिए इसका कम लेटेंसी नहीं होता है ना। और दूसरा जो स्टेटमेंट है एक गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला सही होगा। LPWAN प्रोटोकॉल लंबी दूरी तक संचारित कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत कम होती है। किस में होता है? KBPS मतलब किलोबाइट पर सेकंड में होती है। ठीक है, ए हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी एप्लीकेशन जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है। 161 IoT सिस्टम में एड्ज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा को लोकल डिवाइसेस पर प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक और लेटेंसी कम होती है। अभी आप इसके बारे में पढ़े थे ऊपर ना, तो आपका सही होना चाहिए। एड्ज कंप्यूटिंग में क्या बताए थे कि लोकल डिवाइस पर ही ये काम करता है ना कि दूसरे डिवाइस पर वर्चुअल पर। तो ये आपका सही है। करके एड्ज कंप्यूटिंग का उपयोग करने से IoT डिवाइसेस की बैटरी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि अधिक प्रोसेसिंग पावर की मांग करता है। तो पहला इसमें सही है और दूसरा भी इसमें सही है ना, क्योंकि लोकल डिवाइस पर यूज होता है। एड्ज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा को क्लाउड के बजाय लोकल डिवाइसेस पर प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक और डेटा ट्रांसफ़र लेटेंसी कम हो जाती है। ठीक है, और हालांकि अधिक प्रोसेसिंग लोकल डिवाइस पर होने के कारण बैटरी खपत बढ़ जाती है, जिससे बैटरी का लाइफ जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि लोकल डिवाइस पर काम करता है ना।
आईओटी में फॉग कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के विपरीत काम करता है और डेटा को पूरी तरह से लोकल नेटवर्क में प्रोसेस करता है। क्या बात सही है? अभी देखिए एड्ज कंप्यूटिंग भी लगभग किसके तरह बोल रहा है, फॉग कंप्यूटिंग के, है ना। फॉग कंप्यूटिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए किया जाता है, लेकिन यह हाई लेटेंसी के कारण आईओटी में उपयोग नहीं होता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए फॉग कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो डेटा को लोकल नेटवर्क में प्रोसेस करता है। जैसे एड्ज कंप्यूटिंग करता था वैसे फॉग कंप्यूटिंग भी, जिससे क्लाउड पर निर्भरता कम होती है। फॉग कंप्यूटिंग में फॉग कंप्यूटिंग आईओटी में उपयोग होता है क्योंकि यह लो लेटेंसी और तेज डेटा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। मतलब फॉग कंप्यूटिंग का भी प्रयोग कहाँ पर होता है, आईओटी में होता है, ठीक है। 163 क्या है, कह रहा कि एनबी आईओटी मतलब नैरो बैंड्स आईओटी और टीएलईएम दोनों सेलुलर आईओटी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एनबी आईओटी की पावर खपत कम होती है। तो पहला तो सही है। कह रहा कि एलटीईएम कम बैंड विड्थ में काम करता है और केवल छोटे पैकेट भेजने के लिए उपयोग होता है। ऐसा नहीं होता कि ये केवल छोटा पैकेट भेजे ना, ये बात गलत है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कि एनबी आईओटी और एलटीई दोनों सेलुलर नेटवर्किंग तकनीकी है, लेकिन एनबी आईओटी की पावर खपत कम होती है और ये लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है, ठीक है। जैसे बात है, जब खपत कम होगा तो अधिक समय तक चलेगा, है ना। और एलटीईएम में बैंडविड्थ प्रदान करता है और बड़े डेटा पैकेट भेजने में सक्षम होता है, इसलिए इसकी अधिक डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आईओटी से, कि आईओटी डिवाइसेस में डीडीओएस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमलों का खतरा अधिक होता है, क्योंकि ये कई डिवाइसेस की सुरक्षा कमज़ोर होती है। ये आपका सही होना चाहिए क्योंकि अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो, इसका उल्टा था क्वेश्चन, तो ये भी बात सही है ना। करके डीडीओएस हमलों से बचने के लिए आईओटी नेटवर्क में फायरवॉल और एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ये भी बात सही है ना। तो बचने के लिए आप तो करेंगे ही फायरवॉल का यूज, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आईओटी डिवाइसेस अक्सर कमज़ोर सुरक्षा सेटअप के कारण डीडीओएस हमलों का मुख्य लक्ष्य होते हैं ना। और डीडीओएस हमलों से बचने के लिए आईओटी नेटवर्क में फायरवॉल और एआई आधारित सुरक्षा एन्क्रिप्शन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 165, ठीक है। कह रहा कि कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब IaaS मॉडल में उपयोगकर्ता को वर्चुअल मशीन स्टोरेज नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, सही है। iOS मॉडल में उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। क्या बात सही है? देखिए लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, है ना, ये बात गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, या कह सकते हैं ई वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही होगा दूसरा गलत है ना। IaaS मॉडल में उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल मशीन स्टोरेज नेटवर्किंग सुविधा मिलती है। उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की स्वतंत्रता भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब PaaS उपयोगकर्ताओं को केवल एप्लीकेशन चलाने की सुविधा देता है और वे कोड लिख सकते हैं, संपादित नहीं कर सकते हैं। क्या बात सही है? देखिए PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस डेवलपर्स को एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक संपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस और डेवलपमेंट टूल शामिल होते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत।
ठीक है। देखिए PaaS उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन डेवलप्स करने और कोड लिखने की सुविधा होती है ना। और ठीक है, तो पहला तो सही था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और डेवलपमेंट टूल उपलब्ध होते हैं। अगला क्या है, कह रहा कि SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में उपयोगकर्ता को केवल सॉफ्टवेयर उपयोग करने की अनुमति होती है, बात सही है, लेकिन वे इसे कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। कह रहा कि SaaS मॉडल में सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है, और इसे लोकल डिवाइस पर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही होता है। देखिए बात तो सही लिखा है। देखिए सास में क्या होता है, SaaS में मॉडल में सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, बात सही है। इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, उसको किसी भी लोकल डिवाइस पर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत भी नहीं होता है, ठीक है। और सास क्या होता है, मॉडल में उपयोगकर्ताओं को केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देती है, लेकिन वे कस्टमाइज नहीं कर सकते। पहला भी सही है, ठीक है, तो दोनों सही था, ठीक है। अगला क्या है, देखिए पब्लिक क्लाउड। अब यहाँ से आपको क्लाउड से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपके पेपर में क्लाउडिंग से पूछा गया था, ठीक है। पब्लिक क्लाउड केवल सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है और ये आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता। देखिए पब्लिक खुद लिखा पब्लिक क्लाउड, तो आम जनता तो इन्वॉल्व तो होगा ही, ठीक है, तो पहला गलत। कह रहे कि पब्लिक क्लाउड सेवाएं विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल बात सही है। तो दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। देखिए पब्लिक क्लाउड सेवाएं किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है। यह सरकार तक सीमित नहीं होता, बल्कि AWS, यही पूछा गया था आपके पेपर में, अमेजन वाला, ठीक है, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट का एजोर जैसी कंपनियां इसे प्रदान करती हैं। देखिए AWS कौन प्रदान करता है, क्लाउड सिस्टम अमेजन, और गूगल क्लाउड तो ये तो नाम से ही जान गए। ये आपसे ऐसे पूछा जाए, एजोर, एजोर किसका है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आया था पेपर में, इसलिए क्लाउड स्पेशल टॉपिक रख दिया गया है, ठीक है। अगला है, कह रहा कि हाइब्रिड क्लाउड में केवल पब्लिक की सेवाओं का उपयोग किया जाता है और प्राइवेट क्लाउड की भूमिका नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि हाइब्रिड में केवल पब्लिक यूज करे, प्राइवेट नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2, कह रहा कि हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों का मिश्रण होता है, जिससे डेटा की सुरक्षा और स्केलेबिलिटी बेहतर होती है। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर दो आपका सही है, ठीक है, तो केवल दो आपका सही है, पहला आपका गलत था, ठीक है। आप सब देख सकते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिससे संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से प्राइवेट क्लाउड में रखा जा सकता है और अन्य सेवाओं के लिए पब्लिक क्लाउड का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर कि मल्टी क्लाउड रणनीति का अर्थ है कि एक संगठन केवल एक ही क्लाउड सेवा उपयोग संगठन केवल एक ही क्लाउड सेवा प्रदाता का उपयोग करता है। मल्टी, देखिए लिखा मल्टी क्लाउड और यहाँ पर लिखा केवल एक ही क्लाउड, तो ये बात ऐसे ही गलत है। कारण कि मल्टी क्लाउड रणनीति में एक संगठन एक से अधिक क्लाउड सेवा प्रदाताओं का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल सही है, ताकि वे सेवाओं की विश्वसनीयता और लचीलापन बढ़ाया जा सके, ये भी बात सही है। तो पहला आपका गलत था और दूसरा आपका सही, तो केवल आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब दोस्तों आपसे अगर IoT से क्वेश्चन आएगा ना, तो अब बना लेंगे क्वेश्चन ना। मल्टी क्लाउड रणनीति में संगठन एक से अधिक क्लाउड सेवा प्रदाता का उपयोग करता है, जिससे वे विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सके और किसी एक सेवा प्रदाता पर निर्भर ना रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह कि अमेजन वेब सर्विस, यही आपसे पेपर में आया था, एक क्लाउड दे प्रोवाइड करता है, इसका पूरा नाम अमेजन वेब सर्विस, एक सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाता जो IaaS
PaaS और SaaS सेवा प्रदान करता है। बात समझ में आ रहा? कह रहा कि AWS केवल एक बड़े प्राइजेस के लिए उपलब्ध है और छोटे व्यवसाय के लिए इसका उपयोग नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है और दूसरा आपका गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, चाहे ए ऑप्शन कर लो, ठीक है। तो पहला सही था, बहुत इम्पोर्टेंट है। AWS सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाता जो IaaS और पास और SaaS सेवाएं प्रदान करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पेपर में ही पूछ लेगा कि IaaS और पास और SaaS के लिए कौन क्लाउड सेवा देता है, तो आप बताएंगे AWS, अमेजन वेब सर्विस, ठीक है। AWS को कोई भी उपयोग कर सकता है, चाहे वह स्टार्टअप हो, मध्यम स्तर का व्यवसाय हो या बड़ा इंटरप्राइजेज हो, ठीक है। 172 कल गूगल ड्राइव एक साथ सेवा का उदाहरण है जहां उपयोगकर्ता अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, आप सब भी गूगल ड्राइव यूज किए होंगे ना। गूगल ड्राइव का उपयोग केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए कि गूगल ड्राइव SaaS सेवा का एक उदाहरण है जो क्लाउड पर स्टोर की सुविधा देता है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव विंडोज़, मैक, जैसे देखिए गूगल ड्राइव विंडोज हो गया, मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होता है, ठीक है। गूगल ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 173 कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर केवल विंडोज आधारित क्लाउड सेवाएं प्रदान करता, अन्य प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का है, क्या ये विंडोज़ के लिए ही यूज होता है? कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कंप्यूटिंग, डेटाबेस, स्टोरेज, AI सेवाएं प्रदान करता है। तो दूसरा आपका सही है, ठीक है। और पहला आपका क्या हो जाएगा? मिस्टेक नहीं, दूसरा भी सही है, ठीक है। देखिए पहला भी सही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एजोर का विंडोज आधारित होता है ना, तो पहला सही है और दूसरा भी सही है। कर कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर विंडोज और लाइनक्स दोनों प्लेटफॉर्म के लिए सेवा प्रदान करता है। सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन गलत था, हम मिस्टेक बता दिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट केवल विंडोज़ के लिए यूज नहीं होता, पहले आपको सही बताते हैं, दोबारा मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर होता है ना, विंडोज़ के लिए भी यूज होता है और अन्य के लिए भी यूज होता है, तो केवल जहाँ लग जाता है अक्सर गलत ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट एजोर विंडोज़ और लाइनक्स दोनों पर आधारित होता है ना। और एजोर विभिन्न क्लाउड सेवा देता है जैसे कंप्यूटिंग, डेटाबेस, स्टोरेज, नेटवर्किंग, AI सेवा भी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह कि ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन फाइलों को स्टोर और शेयर करने की अनुमति देता है। बात सही है। कह रहा कि ड्रॉप बॉक्स केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है और व्यावसायिक उपयोगकर्ता उपयोग के लिए नहीं। दूसरा क्या सही है? देखिए यहाँ पर भी केवल व्यक्तिगत, ऐसा नहीं केवल व्यक्तिगत आप कर सकते हैं, है ना, हर जगह यूज कर सकते हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप बॉक्स क्या है, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा। तो बताएंगे क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो फाइलों को ऑनलाइन स्टोर और शेयरिंग करने की सुविधा देता है। ड्रॉप बॉक्स का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक हर जगह आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे समझ से यदि आप पेपर में आएगा दोबारा क्लाउड कंप्यूटिंग से, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग को पूछा जाने लगा, ये सब आप जानते हैं आगामी बहुत ज़्यादा यूज होगा आने वाले भविष्य में, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान होगा। जैसे IoT हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स हो गया ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। नेटफ्लिक्स एक क्लाउड आधारित स्ट्रीमिंग सेवा जो अमेजन वेब सर्विस मतलब AWS का उपयोग करती है। क्या बात सही है? कह रहा कि नेटफ्लिक्स को केवल टीवी पर ही एक्सेस किया जा सकता है, अन्य डिवाइसेस के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटफ्लिक्स किस क्लाउड का उपयोग करता है? AWS का करता है ना,
और इस प्लेटफॉर्म को तो आप सब अच्छे से पहचानते भी होंगे, नेटफ्लिक्स है ना, बहुत लोग यूज करते हैं। नेटफ्लिक्स एक क्लाउड आधारित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा जो AWS का उपयोग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेटफ्लिक्स को स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, गेमिंग कंसोल आदि पर भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि आई क्लाउड एक एप्पल द्वारा दी गई क्लाउड सेवा जो iOS और मैक उपकरणों के डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। बिल्कुल बात सही है। तो आई क्लाउड किसका है, एप्पल का है, याद कर लीजिए, है ना। AWS किसका है, अमेजन का है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। कारण कि आई क्लाउड का उपयोग केवल iOS उपकरणों पर किया जा सकता है, इसे विंडोज PC पर एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा बात सही है, ऐसा नहीं है। पहला आपका क्या है, सही है, दूसरा क्या है, गलत। देखिए जो भी उपकरण आप सब अपने हिसाब से समझिए, जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, उसको ऐसा सुविधा दिया जाता है कि वो एक से ज़्यादा पर मतलब काम करें। जैसे बात है, जब एक से ज़्यादा जगह काम करेगा तो कंपनी का बेनिफिट भी होगा, है ना। कंपनी थोड़ी नहीं चाहेगा कि ऐसा सामान बना जो एक ही लोग यूज करें, है ना। देखिए आई क्लाउड एप्पल की क्लाउड सेवा जो iOS मैक उपयोग उपकरणों के डेटा को स्टोर करने में सुविधा देता है, ठीक है। आई क्लाउड को विंडोज PC पर भी एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सेल्स फोर्स एक क्लाउड आधारित CRM मतलब कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेवा प्रदान करता है। ये भी बात सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि सेल्स फोर्स को केवल ऑन प्रीमाइसेस सर्वर पर इंस्टॉल करके उपयोग किया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं, केवल आप इसको सर्वर पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही, और दूसरा हो जाएगा गलत। सेल्सफोर्स एक क्लाउड आधारित CRM सेवा है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। इसे ऑन प्रीमाइसेस सर्वर पर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नाम ही तो बहुत लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है, कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड आधारित सेवा होता है, ठीक है। तो हम AWS एजोर का, आई क्लाउड का तो नाम सुने होंगे बहुत लोग। अगला है कह रहा कि फिशिंग। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है सब जैसे अटैक, फिशिंग विशिंग शुरू होता है ना। कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हमलावर उपयोगकर्ता को धोखे से संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल बात सही है ना। जिसके माध्यम से उनके बैंक डिटेल्स जानकारी प्राप्त करता है। कह रहा कि फिशिंग हमलों से बचने के लिए SSL और TLS प्रमाण पत्र उपयोग करता है, ठीक है। पर तो बिल्कुल बात सही, फिशिंग से बचने के लिए ऐसा आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, फिशिंग हमलों से बचने के लिए SSL और TLS प्रमाण पत्र उपयोग करना प्राप्त होता है, नहीं ऐसा नहीं, दूसरा आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिशिंग एक साइबर हमला होता है, ठीक है, जिससे उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट हो गया, ईमेल हो गया, कॉल हो गया, मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल पर, डिवाइस पर भेजा जाता है ना। SSL और TLS प्रमाण पत्र केवल डाटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करता है, ठीक है, लेकिन फिशिंग को पूरी तरह से बचा नहीं सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 179 है, कर कि रैंसमवेयर का मतलब होता है, रैंसम मतलब फिरौती मांगता है ना, जिसे बोलते हैं रंगबाजी, रंगदारी, है ना। एक प्रकार का मालवेयर है जो उपयोगकर्ताओं की फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर फाइलों को अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। बिल्कुल बात सही है। आपके डिवाइस से डेटा को अनलॉक कर देगा, उसके बाद आपसे पैसा मांगेगी कि आप इतना दीजिए, फिर आपके डाटा को देंगे, ठीक है। कर कि रैंसमवेयर से बचने के लिए केवल एंटीवायरस प्रोग्रामों का उपयोग किया, नहीं, केवल एंटीवायरस थोड़ी नहीं है कि आप केवल एंटीवायरस से छुटकारा पा जाएंगे, है ना। तो पहला सही है, दूसरा आपका क्या है, गलत है। जैसे इसमें लॉक भी अच्छे लगाना चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए ना, और बार बार पासवर्ड को चेंज भी करना चाहिए, ये सब भी आपको करना चाहिए। रैंसमवेयर उपयोगकर्ता की फाइल को लॉक करके फिर क्या मांगता है, फिरौती मांगता है। सिर्फ एंटीवायरस ही पर्याप्त नहीं होता, नियमित बैकअप, सुरक्षित ब्राउजिंग और मजबूत सुरक्षा नीतियों का भी आवश्यक होता है, ठीक है।
180 करा कि SQL इंजेक्शन एक साइबर हमला जिसमें हमलावर को वेब एप्लीकेशन में दुर्भावनापूर्ण SQL कोड इंजेक्ट कर देता है। बात सही है। करा कि SQL इंजेक्शन से बचने के लिए वेबसाइटों को नियमित रूप से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है, आप जितना अच्छे से अपडेट करेंगे उतना अच्छा आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो दूसरा गलत और पहला क्या हो जाएगा, सही। तो SQL क्या है, इंजेक्शन में हमलावर डेटाबेस में अनधिकृत एक्सेस पाने के लिए SQL कोड इंजेक्ट करता है। नियमित अपडेट और इनपुट वैलिडेशन से SQL इंजेक्शन से बचने के लिए बहुत आवश्यक कदम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 है ना, जीरो डे वैल्यूनेरेबिलिटी वह सुरक्षा कमजोरी होती है जिसे डेवलपर द्वारा पहचाने जाने से पहले ही हैकर उसका फ़ायदा उठा लेता है। बिल्कुल बात सही है। करके जीरो डे वैल्यूनेरेबिलिटी को पैच करने के लिए कंपनियां को पहले ही अपडेट जारी कर देना चाहिए। क्या बात सही है? बात सही है। ठीक है, नहीं, दूसरा आपका मिस्टेक है। ठीक है, पहला गलत है, सॉरी, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, जीरो डे वल्नरेबिलिटी का उपयोग हमलावर तब करते हैं जब कंपनी को उनकी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कंपनियां पहले से पैच जारी नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें कमजोरी का पता नहीं होता। सही बात है, पहले से अगर पता होता तो वो सिस्टम को सही करवा लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता कि अगर पहले से जिसको अपने सॉफ्टवेयर में कमी लगता है तो उसको अपडेट करवा लेता है, सही करवा लेता है ना। तो दूसरा इसीलिए गलत था। मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन MFA का उपयोग ऑनलाइन अकाउंट्स को अधिक सुरक्षा बनाने में होता। बिल्कुल बात सही है ना। 2 फैक्टर भी होता है अथेंटिफिकेशन, है ना। MFA केवल पासवर्ड का उपयोग, ऐसा नहीं केवल आप पासवर्ड कर सकते हैं ना, तो केवल पासवर्ड एक काम नहीं चलता है ना। तो दूसरा आपका गलत है और पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। आप सब देख सकते हैं कि MFA पासवर्ड के साथ साथ OTP आपका होना चाहिए और मजबूती सुरक्षा करेगा, है ना। बायोमेट्रिक या सिक्योरिटी की का भी उपयोग होता है, केवल पासवर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है 183 कह रहा है कि फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है और अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि फायरवॉल केवल बाहरी खतरों से बचाता है लेकिन आंतरिक नेटवर्क से हमला को नहीं रोक पाता। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो भी करता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कह रहा है कि फायरवॉल कह रहा कि फायरवॉल और आंतरिक दोनों प्रकार के नेटवर्क खतरों से फायरवॉल बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के नेटवर्क के खतरों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, इंटरनल फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन से आंतरिक हमलों से भी रोकता है। ठीक है, इसीलिए दोनों करता है। कर कि DOS मतलब डिनायल ऑफ सर्विस हमला किसी सर्वर या नेटवर्क को ट्रैफिक से ओवरलोड कर निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कर कि DOS हमले को रोकने के लिए क्लाउडफ्लेयर जैसे DDoS सुरक्षा सेवाओं का उपयोग किया जाता है। क्या बात सही है? तो दोनों बात सही है ना। तो आप सब देख सकते हैं कि DDoS हमले में सर्वर को अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर ठप कर देता है। ठीक है, और क्लाउडफ्लेयर जैसी सेवाएं DOS या DDoS हमलों से बचाव में सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउडफ्लेयर, है ना। किस में कब यूज होता है, किस दौरान, DOS और DDoS के दौरान क्लाउडफ्लेयर। अगला क्वेश्चन क्या है, सोशल इंजीनियरिंग हमले में साइबर अपराधी मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी को चुराते हैं, प्राप्त करते हैं। बात तो सही है ना। सोशल इंजीनियरिंग, देखिए नाम कितना अच्छा है। करके सोशल इंजीनियरिंग केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, ऑफलाइन नहीं, ऐसा नहीं है, हर तरीके से किया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा हो जाएगा गलत। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग
साइबर अपराधी लोग ट्रिक करके उनकी जानकारी चुराते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है या अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है। करके ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर जो उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपकर प्रवेश करता है। बिल्कुल बात सही है। एक मैलवेयर होता है ना जो आपके सॉफ्टवेयर में छिप जाता है और जो आपका कंप्यूटर ऑन होता है फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक। ट्रोजन हॉर्स वायरस की तरह स्वयं को अपनी फाइलों में कॉपी कर फैलाता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा ना। अपने आप को कॉपी नहीं करता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखता है, ठीक है। ये वायरस की तरह स्वयं को कॉपी नहीं करता बल्कि अन्य तरीकों से सिस्टम में प्रवेश करता है। वायरस क्या करता है, अपने आप को कॉपी करता है ना, लेकिन हॉर्स नहीं, ट्रोजन हॉर्स नहीं। करक की ब्रूट फोर्स अटैक वह प्रक्रिया जिसमें हमलावर एक पासवर्ड को क्रैक करने के लिए सभी संभावित संयोजनों को आजमाता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए ये कब होता है, आपके घरों में होता है। मतलब अजय आपको बता दें, जैसे जब आपके घरों में छोटे जब बच्चे होते हैं ना, आज आपका मोबाइल लेते हैं तो क्या करते हैं, पासवर्ड को खोलने के लिए तरह तरह के की दबाते हैं, बार बार दबाते हैं कि खुल जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनका दिमाग इतना नहीं होता, फिर भी वो ट्राई करते हैं बार बार दाब करके, है ना, गेस लगाते हैं। तो यही होता है ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब कोई पासवर्ड का अनुमान लगाना, है ना। तो पहला तो सही है। करा कि ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए हमेशा मजबूत पासवर्ड 2FA का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज आपको करना चाहिए ना, क्योंकि आपका ज़्यादा मजबूत रहेगा, है ना। ब्रूट फोर्स अटैक में हैकर सभी संभावित पासवर्ड आजमा कर एक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करता है और मजबूत पासवर्ड के माध्यम से इससे बचा जा सकता है, ठीक है। 188 क्या है, कह रहे कि स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को गुप्त रूप से ट्रैक करता है और डेटा को चुराता है। बिल्कुल बात सही है। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, है ना। स्पाईवेयर को हटाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए बिल्कुल बात सही है। स्पाईवेयर को हटाने के लिए फायरवॉल देखिए नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है ना। देखिए स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखा जाता है और संवेदनशील डेटा को चुराता है, ठीक है। इसे हटाने के लिए एंटी स्पाईवेयर टूल्स का प्रयोग किया जाता है और एंटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ना। फायरवॉल को केवल नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, जबकि देखिए यहाँ पर फायरवॉल क्यों नहीं करता, आपको अभी बताया है ना कि फायरवॉल किसको निगरानी करता है, नेटवर्क की, है ना। तो स्पाईवेयर के लिए एंटीवायरस यूज होना चाहिए या एंटी स्पाईवेयर यूज होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए दूसरा गलत है और पहला सही। सोशल इंजीनियरिंग हमलों में केवल ईमेल फिशिंग के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप पढ़ चुके हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से ये अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है। करके बैटिंग और प्रीटेक्सिंग और स्पीयर फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कर कि सोशल इंजीनियरिंग हमले कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना। तो बैटिंग और प्रीटेक्सिंग और स्पीयर फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग हमले के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। 190 क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि क्रॉस साइट स्प्रिटिंग मतलब यस हमला तब होता है जब हमलावर किसी वेबसाइट पर दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। बात सही है। कह कि यस हमले को रोकने के लिए वेबसाइट को इनक्रिप्ट करना ही पर्याप्त है। क्या केवल इनक्रिप्ट करने से ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। देख सकते हैं कि यस में हमलावर वेबसाइटों में जावास्क्रिप्ट या अन्य स्क्रिप्ट इंजेक्ट करके यूजर की डाटा को चोरी कर लेता है, ठीक है। केवल वेबसाइट को एन्क्रिप्ट करना ही पर्याप्त नहीं होता, इनपुट वैलिडेशन और स्क्रिप्टिंग सुरक्षा आवश्यक होती है, ठीक है। 190 क्वेश्चन क्या है, कर कि मैन इन द मिडिल
मैन इन द मिडल अटैक वह हमलावर होता है जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच संवाद को इंटरप्ट करके डेटा को चोरी कर लेता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए नाम से जान लीजिए, जैसे दो लोग मान लेते हैं आपस में कोई डाटा को शेयर कर लेते हैं, और यहाँ बीच में एक आ गया हमलावर आ गया ना, हमलावर आ गया और दोनों की जो निजी डेटा है उसको चुरा लेता है। ठीक है, यही होता है मैन इन द मिडल अटैक। MITM मैन इन द मिडिल अटैक हमले से बचने के लिए केवल एक मजबूत पासवर्ड, केवल मजबूत पासवर्ड थोड़ी नहीं कि यहाँ पे केवल पासवर्ड से ही काम चला लो। पहला सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। देखिए MITM हमलों से बचने के लिए जब कोई हमलावर दो संचार करने वाले के बीच में आकर डेटा को इंटरसेप्ट कर देता है। ठीक है, इस हमले से बचने के लिए SSL और TLS इनक्रिप्शन, VPN और सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन साइबर हमलों से बचाने में सुरक्षा है। बिल्कुल बात सही है। 2FA हमेशा एक SMS OTP और बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग किया जाता है। करें कि हमेशा OTP, क्या हमेशा OTP यूज होता है, गलत है ना। हमेशा केवल आ जाए सबसे गलत खुद ही होते हैं। देखिए इसमें OTP बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की अन्य अथेंटिकेशन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। केवल SMS और बायोमेट्रिक, SMS मतलब OTP के माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं। कहा कि ब्लॉकचेन, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ब्लॉकचेन पर आधारित मिल जाएगा, है ना। कहा कि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रित और अपरिवर्तनीय डिजिटल लेयर होता है। क्या विकेंद्रीकृत होता है। कह रहे कि ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश संग्रहित होता है जिससे अत्यधिक सुरक्षित होता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, पहला भी सही है। देखिए विकेंद्रित होता है और इस पर किसी का वो नहीं होता है ना। ब्लॉकचेन कौन सा पद्धति होता है, विकेंद्रीकृत प्रणाली सिस्टम होता है जिसमें डाटा अपरिवर्तनशील होता है। हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश संग्रहित होता है, स्टोर होता है जिससे डेटा से छेड़छाड़ करना संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता मतलब असंभव हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कहते प्रूफ ऑफ वर्क POW और प्रूफ ऑफ स्टेक POS दोनों ब्लॉकचेन में कंसेंस बनाने की विधियां सही है। करके प्रूफ ऑफ स्टेक में खनिकों मतलब खनिकों को कठिन करना, गणनाएं हल करनी पड़ती है। क्या बात सही है। तो पहला आपका सही था लेकिन दूसरा आपका क्या गलत है। देखिए POW और POS दोनों ब्लॉकचेन में लेन देन सत्यापित करने की कंसेंस विधियां हैं। ठीक है, POW में खनिकों को कठिन गणनाएं करनी पड़ती है जबकि POS में लेन देन सत्यापन स्टैकिंग के आधार पर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सुविधा होता है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कह रहा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित रूप से निष्पादित होने वाला कोड होता है, ब्लॉकचेन पर स्टोरेज होता है। सही है ना। कह रहा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार तैनात करने के बाद बदला जा सकता है। क्या बात सही है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, क्या होता है देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित कोड होते हैं जो ब्लॉक चेन पर आधारित होता है और पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा होने पर स्वयं क्रियान्वित होता है। इसे एक बार तैनात करने के बाद बदला नहीं जा सकता जिससे उनकी सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ये है। ठीक है, कह कि ब्लॉकचेन का उपयोग केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल क्रिप्टो करेंसी में ही यूज हो। ठीक है, ब्लॉकचेन का उपयोग वित्त, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और सरकारी सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा आपका हो जाएगा। तो पहला भी तो ब्लॉकचेन का उपयोग केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है, बात सही है। देखिए ब्लॉकचेन का प्रयोग क्रिप्टो करेंसी में तो होता है और कहाँ होता है ना। मिस्टेक
ब्लॉकचेन का प्रयोग केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है। नहीं, केवल कहाँ क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारा जगह तो यूज होता है इसका ना, गेमिंग में, क्रिप्टो करेंसी में, हर जगह यूज होता है ना, ऑनलाइन। देखिए ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग वित्त, अभी देखिए दूसरा वाला था ना, आपूर्ति श्रृंखला, चिकित्सा रिकॉर्ड, सरकारी सेवाएं और डिजिटल वोटिंग में भी किया जा सकता है ना। तो दूसरा देखिए इसी का ही उल्टा है, पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सही। करें कि ब्लॉकचेन में हैशिंग एल्गोरिथम का उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, अभी आप हैशिंग के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। करें कि HA-256 और MD5 ब्लॉकचेन में सबसे आम रूप से उपयोग किया जाने वाला हैशिंग एल्गोरिथम है। तो पहला आपका सही है, ये बात गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए ब्लॉकचेन में हैशिंग एल्गोरिथम की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखता है, हैशिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। SH-256 का उपयोग बिटकॉइंस ब्लॉकचेन में किया जाता है, जबकि MD5 एक असुरक्षित हैशिंग एल्गोरिथम है और इसका प्रयोग ब्लॉकचेन में नहीं किया जाता। मतलब MD5 असुरक्षित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 198 ब्लॉकचेन नेटवर्क में सार्वजनिक, निजी और संघीय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन पूरी तरह से केंद्रीकृत होता है। तो पहला आपका तो सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। देखिए ब्लॉकचेन तकनीकी सार्वजनिक होता है ना, पब्लिकली और प्राइवेट भी होता है और संघीय रूपों में भी हो सकता है। जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन होता है ना, विकेंद्रीकृत होते हैं, ना कि केंद्रीकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि NFT मतलब नॉन फंगिबल टोकन एक प्रकार का ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल संपत्ति है, डिजिटल रुपया है ना। तो NFT को हमेशा क्रिप्टो करेंसी में ही खरीदा या बेचा जा सकता है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। कह रहा कि NFT डिजिटल संपत्ति होती है जो ब्लॉकचेन पर स्टोरेज होती है। NFT को क्रिप्टो और पारंपरिक मुद्राओं दोनों में भी खरीदा जा सकता है, ये केवल क्रिप्टो तक सीमित नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। नैरो AI, जनरल AI और सुपर इंटेलिजेंस AI, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही। तो यहाँ से आप सबका AI का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा है कि जनरल AI वह स्तर जहाँ मशीनें इंसानों के समान बौद्धिक कार्य कर सकती हैं, बिल्कुल बात सही है। तो कौन कौन से AI है आपको इसमें भी बता दिए, और कौन सा AI किस प्रकार से काम करता है वो भी आपको पता चल गया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। देखिए AI को नैरो AI मतलब वीक AI, और कौन सा होता है सुपर इंटेलिजेंस AI, जनरल AI में वर्गीकृत किया गया, मतलब 3 पार्ट में। AGI मतलब जनरल AI, ठीक है। एक स्तर होता है जहाँ मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती और निर्णय ले सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, काम इस पर चल रहा है, ठीक है। करके सुपर लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग AI का वह उपक्षेत्र है, ठीक है, जो डेटा के आधार पर खुद को सुधारने में सक्षम होता है। तो बात तो सही कह रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मशीन लर्निंग में केवल सुपरवाइज लर्निंग का ही उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग के और सुपरवाइज लर्निंग यूज हो, ठीक है। तो पहला आपका सही है और दूसरा आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग AI का उपक्षेत्र है जो अनुभव से सीखने की क्षमता रखता है, ठीक है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और इन्फोर्समेंट लर्निंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित एक AI तकनीकी है, बिल्कुल सही है। और डीप लर्निंग में केवल 2 या 3 परतें वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला सही था, दूसरा क्या है, गलत। तो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए
विभिन्न स्तरों का उपयोग करती हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क्स में 10 से अधिक परतें होती हैं जिससे ये जटिल समस्याएं हल कर सकती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि एआई में प्रयुक्त न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स की संरचना पर आधारित होती हैं। ठीक है, और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स CNN मुख्य रूप से छवि पहचान में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, एआई में प्रयुक्त न्यूरल नेटवर्क किस पर आधारित होता है, जैसे हम सबका जो मानव जो मस्तिष्क का जो न्यूरॉन्स होता है ना, उसकी कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। और CNN जैसे मानव को छवि, फेशियल रिकग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CNN। जैसे आप सब जब फेस लॉक लगाते हैं मोबाइल पर ना, तो किसका यूज करते हैं, CNN। ठीक है, नैरो एआई का एक एआई है। नैरो एआई का एक एआई है जो विशेष कार्यों में कुशल होता है। गूगल असिस्टेंट और सीरी जनरल एआई के उदाहरण है। तो बात सही है। तो दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। ठीक है, देखिए, नैरो एआई विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया होता है। ठीक है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट और छवि पहचानना, ये सब कौन से एआई के अंतर्गत आते हैं, नैरो एआई के अंतर्गत। और गूगल असिस्टेंट है ना, सीरी एआई नैरो एआई के उदाहरण है, ना कि जनरल एआई। ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट का जो है नैरो एआई है। करके ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग परखने के लिए किया जाता है कि क्या मशीन मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल कर सकती है या नहीं। आपको आगे बताए थे ना ट्यूरिंग टेस्ट, तो ट्यूरिंग टेस्ट में यही टेस्ट किया जाता है कि जो मशीन है कि मतलब मानव बुद्धि का नकल कर पाती है कि नहीं कर पाती है ना। तो बात तो सही है। ट्यूरिंग टेस्ट में यदि मशीन को इंसान से अलग नहीं ट्यूरिंग टेस्ट में यदि एक मशीन को इंसान से अलग नहीं पहचाना जा सकता और तो उसे इंटेलिजेंस मशीन माना जा सकता है। क्या बात सही है। तो यहाँ पर दोनों बात सही है। ठीक है, देखिए, एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग टेस्ट प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, यदि एक मशीन इंसान की तरह बातचीत कर सकती है और उसे जज इसे इंसान से अलग नहीं कर पाता है, ठीक है, तो मशीन को क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंस। आगे क्या है, कह रहा कि रेनफोर्समेंट लर्निंग एक प्रकार का मशीन लर्निंग है जिसमें एजेंट अपने निर्णयों के लिए पुरस्कार या दंड मिलता है। आपको आगे बताए थे ना कि रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है ना, रिवार्ड पर आधारित होता है, सीखता है। ठीक है, तो पहले तो सही है, कह रहा कि रेनफोर्समेंट लर्निंग में प्रशिक्षक द्वारा डेटा प्रदान, ऐसा नहीं है। तो एक किसके माध्यम से सीखता है, रेनफोर्समेंट के माध्यम से सीखता है, और किसी के माध्यम से नहीं सीखता। शिक्षक के माध्यम से कौन सीखता है, सुपरवाइजरी लर्निंग में। ठीक है, देखिए, रेनफोर्समेंट लर्निंग एक एजेंट अपने परिवेश से सीखता है और सही निर्णय लेने के लिए पुरस्कार और दंड प्रणाली का प्रयोग करता है। यह पूरी तरह से स्वायत्त होता है जिसमें कोई भी प्रशिक्षक हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनरल एआई वह तकनीक है जो नए डेटा, छवियों और टेक्स्ट उत्पन्न करने के लिए डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करती है। ठीक है, और GPT-4 और DALL-E2 जनरेटिव एआई के उदाहरण नहीं हैं। तो यहाँ नहीं बोला है ना, गलत है। ठीक है, तो पहला सही था, दूसरा गलत था। जनरेटिव एआई डेटा का विश्लेषण करके नए टेक्स्ट, छवियों और ऑडियो उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं, है ना। जैसे आजकल आप सब देख रहे थे ना, चैट GPT हो गया ना, ये सब क्या करते हैं, और ग्रोक हो गया। GPT-4 और DALL-E2 AI मॉडल हैं जो नए टेक्स्ट और छवियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, करें कि एआई में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का उपयोग मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। बात सही है। करें कि NLP का उपयोग केवल स्पीच रिकग्निशन करने के लिए, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि NLP का प्रयोग पहले वाला स्टेटमेंट देखिए, मानव की भाषा पहचानता है, साथ में साथ उसका प्रोसेस भी करता है। यहाँ करें केवल स्पीच को पहचानता है। क्या बात सही है।
तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत होगा। ठीक है। एनएलपी का उपयोग टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन और चैटबॉट में भी किया जाता है। ये केवल स्पीच रिकग्निशन में तक सीमित नहीं है। ठीक है। कह रहे कि एआई में सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दो प्रमुख प्रकार लर्निंग मॉडल होते हैं। बात सही है। वैसे तो और होते हैं, जैसे सेमी सुपरवाइज, रेनफोर्समेंट, 4 होते हैं ना, लेकिन मेन यही 2 है। ठीक है। कह रहे कि सुपरवाइज लर्निंग में डेटा को पहले से लेबल किया जाता है। नहीं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज में पहले से नहीं होता, सुपरवाइज में पहले से लेबल होता है। अनलेबल डेटा अनसुपरवाइज में होता है। ठीक है। तो आपका पहला सही है और दूसरा क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। ठीक। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग में डेटा लेबल डेटा यूज होता है। ठीक है, जिससे मॉडल को सही आउटपुट सीखने में मदद मिलती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता है और इसमें क्या होता है, एआई खुद पैटर्न को खोजता है। ठीक है, और खुद सीखता है। कर कि एआई में बायस का अर्थ है कि मॉडल किसी विशेष डेटासेट के आधार पर पक्षपातपूर्ण निर्णय ले सकता है। क्या बात सही है। कह रहे कि एआई सिस्टम में बायस को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पहला आपका सही है और दूसरा क्या बन जाएगा, गलत। एआई बायस तब आता है जब ट्रेनिंग डेटा पक्षपातपूर्ण होता है या निर्णय प्रक्रिया में असंतुलन होता है। ठीक है। बायस को कम किया जा सकता है लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि एक्सप्लेनेबल एआई का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि एआई के निर्णयों को मनुष्य द्वारा समझा जा सके। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि एक्सप्लेनेबल एआई की आवश्यकता केवल एआई डेवलपर्स के लिए होती, आम उपयोगकर्ता के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। एक्सप्लेनेबल एआई यह सुनिश्चित करता है कि एआई के निर्णय पारदर्शी और समझने योग्य हैं। यह केवल डेवलपर्स के लिए नहीं होता बल्कि उपयोगकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है। अगला करें कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो आरएनएन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से सिक्वेंशियल डेटा प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। बात सही है। कह कि आरएनएन का उपयोग केवल इमेज प्रोसेसिंग में किया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल इमेज को ही प्रोसेस करे, है ना। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। देखिए, आरएनएन का प्रयोग सिक्वेंशियल डेटा जैसे स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन और टाइम सीरीज एनालिसिस में किया जाता है। यह इमेज प्रोग्रामिंग में सीएनएन की तरह प्रभावी नहीं होता है। ठीक है। आगे क्या है, एआई एथिक्स का अर्थ है कि एआई सिस्टम में नैतिक और निष्पक्ष होना चाहिए। सही है। करके एआई एथिक्स केवल कानूनी अनुपालन तक सीमित है, ऐसा नहीं कि केवल कानून का ही पालन करें। ठीक है। पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो एआई एथिक्स का उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि एआई निष्पक्ष और नैतिक रूप से विकसित किया जाए। ठीक है। ये केवल कानूनी अनुपालन तक सीमित नहीं है बल्कि ये समाज पर भी एआई के प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है। करके ट्रांसफार्मर मॉडल वर्तमान में एनएलपी के लिए सबसे उन्नत एआई आर्किटेक्चर आधारित होता है। बात सही है। करके जीपीटी और बीईआरटी ट्रांसफार्मर मॉडल के उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपको आगे मिल गया था ना। इसी के जैसा क्वेश्चन आपको आगे मिला था। ठीक है। तो दोनों आपका सही है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर मॉडल में एआई एनएलपी के लिए सबसे उन्नत आर्किटेक्चर में से एक है। जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, बीईआरटी मतलब बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशनल फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, इसी मॉडल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। आगे क्या है कि डीप लर्निंग में बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम का उपयोग मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। बात तो सही है। ठीक है। दूसरा है कि बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम में केवल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN का प्रयोग करता है, ऐसा नहीं है। पहला आपका गलत है, पहला आपका सही है और दूसरा आपका
गलत है। आगे क्या है, आगे क्या है कि बैक प्रोपागेशन डीप लर्निंग में ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करके त्रुटियों को कम करने की एक तकनीकी है। यह केवल CNN तक सीमित नहीं है, बल्कि AN, RNN और अन्य न्यूरल नेटवर्क में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, LERU मतलब रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक प्रकार का एक्टिवेशन फंक्शन है जो नॉन लाइनियरिटी को मॉडल में जोड़ता है। ठीक है, ReLU का आउटपुट हमेशा निगेटिव वैल्यूज देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 217 लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM नेटवर्क विशेष रूप से टाइम सीरीज डेटा और अनुक्रमित डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। सही है, LSTM नेटवर्क में फॉरगेट गेट और इनपुट गेट और आउटपुट गेट देते हैं। क्या बात सही है, तो दोनों सही है ना। कर कि LSTM नेटवर्क सिक्वेंशियल डेटा जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज एनालिसिस और टेक्स्ट जनरेशन में उपयोग किया जाता है। LSTM में फॉरगेट गेट, इनपुट गेट और आउटपुट गेट देते हैं जो पुरानी और नई जानकारी को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, कर कि डीप लर्निंग में ड्रॉप आउट तकनीकी का उपयोग ओवर फिटिंग को कम करने के लिए किया था, आपको पीछे बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको बताए थे ओवर फिटिंग में क्या होता है, ओवर स्मार्ट ड्रॉप आउट का प्रयोग होता है। सही है, ड्रॉप आउट तकनीकी हिडन लेयर को पूरी तरह से हटा देती है, तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा, पूरी तरह से नहीं, है ना। ड्रॉप आउट तकनीकी एक प्रकार है, कौन सा, रेगुलराइजेशन है जो ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली डीएक्टिवेट कर देती है। यह हिडन लेयर को पूरी तरह से नहीं हटाता बल्कि ओवरफिटिंग को कम करने में मदद करती है, हेल्प करती है। CNN का उपयोग मुख्य रूप से इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में किया जाता है। सही है, CNN में फुली कनेक्टेड लेयर का कोई उपयोग नहीं होता, ऐसा नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, उपयोग होता है। ठीक है, देखिए CNN इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन में उपयोग किया जाता है। CNN में फुली कनेक्टेड लेयर का उपयोग क्लासिफिकेशन के अंतिम चरण में होता है। ठीक है, और ऑटो इनकोडर्स एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क है जिसे उपयोग डेटा को संपीड़ित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए किया जाता है। सही है, ऑटो इनकोडर्स का उपयोग मुख्य रूप से डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, कह कि ऑटो इनकोडर्स का उपयोग डेटा को कम आयामों में संपीड़ित करने के लिए और पुनः उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि नॉइस रिडक्शन और फीचर्स ट्रैक्शन। ठीक है, हालांकि इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा की सिक्योरिटी नहीं बल्कि डेटा को कंप्रेशन और डेनाइजिंग होता है। ठीक है, आगे क्या, GANS जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग फेक इमेज और वीडियोज बनाने के लिए किया जाता है। सही है, GNS केवल सुपरवाइज लर्निंग में उपयोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ना, ऑप्शन ए बन जाएगा। आजकल इसी से ज़्यादा गलत जानकारियाँ, गलत अफवाह, गलत चीज़ फैलाया जा रहा है ना, ब्लैकमेल, है ना, ये सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। GANS दो न्यूरल नेटवर्क्स है, मतलब जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर का उपयोग करके नकली डेटा उत्पादन करता है। ठीक है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एक उदाहरण है जिसमें डेटा को लेबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है और यह हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखता है। सही है,
और IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि मल्टीटास्किंग और यूनिटास्किंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। IPv6 में 128 बिट का होता है और IPv4 में 132 बिट का होता है, ठीक है। IPv6 ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता, बल्कि मल्टीटास्किंग और यूनिकास्टिंग को प्राथमिकता देती है, ठीक है, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था। अब देखिए यहाँ से आपका OSI लेयर से क्वेश्चन मिल जाता है ना, OSI मॉडल से। कह रहा कि OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे निचली लेयर फिजिकल लेयर होती है ना, तो बात सही है। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI लेयर की प्रेजेंटेशन लेयर में महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर दोनों गलत नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत होगा, ठीक है। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है, ठीक है। और डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेयर कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। और जबकि प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्ट और फॉर्मेटिंग का काम करने के लिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है? डेटा का इनक्रिप्शन और फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर कि ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उपयोग IP एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। बात तो सही है। ARP कर कि ARP रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन का उपयोग मैक एड्रेस को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। देखिए एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर दोनों बात एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ARP का प्रयोग IP एड्रेस को किस में बदलता है? मैक एड्रेस में। और RARP क्या कहता है? मैक एड्रेस को किस में बदलता है? IP एड्रेस में, ठीक है, क्योंकि R मतलब रिवर्स लिखा है, उसी का उल्टा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर मतलब लेयर 2 में काम करता है और ये मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को पैकेट फॉरवर्ड करता है। और दूसरा कह रहे राउटर OSI के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है और डेटा पैकेट को IP एड्रेस के आधार पर रूट प्रदान करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत, ठीक। देखिए स्विच OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर काम करता है ना, और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को फॉरवर्ड करता है, तो पहला तो सही था। राउटर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है, और डेटा पैकेट को IP एड्रेस के आधार पर फॉरवर्ड करता है, ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो राउटर किस लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो डेटा की विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करता है। बात सही है। कर कि UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में किया जाता है ना, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए तो देखिए कि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड और डेटा विश्वसनीय तरीके से ट्रांसमिट करता है ना, जबकि UDP क्या करता है? इसी का उल्टा होता है ना। जो डेटा होता UDP होता है ना, डेटा लेस होता है और कम विश्वसनीय होता है, ठीक है, और अधिकतर यूज होता है लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो गेमिंग के रूम में इसका यूज होता है UDP का। अगला DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम उपयोग डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, ध्यान देना। DNS क्या करता है? डोमेन नेम को IP में बदलता है, ना कि IP को डोमेन में बदलता है। करके DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का उपयोग स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करने के लिए किया जाता है। ये बात एकदम गलत है, ठीक है, तो दूसरा गलत है और पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। देखिए कि DNS का उपयोग डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करता है जिससे उपयोगकर्ता वेबसाइट को याद रख सके, और DHCP क्या करता है? स्टैटिक IP असाइन नहीं करता बल्कि डायनेमिक IP असाइन करता है। इसका नाम में डायनेमिक लिखा हुआ है ना, तो स्टेटस कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। कह रहा कि फायरवॉल नेटवर्क
सिक्योरिटी के लिए उपयोग किया जाता है और ये OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्या बात सही है? दूसरा है कह कि फायरवॉल्स केवल सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं, ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो पहला सही था, दूसरा गलत है। पहला क्या था आप सब देख सकते हैं, फायरवॉल OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर आधारित होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी मेंशन है कि फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है और नेटवर्क लेयर के साथ साथ एप्लीकेशन लेयर पर भी काम करता है। फायरवॉल्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रारूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कर कि OSI मॉडल की सेशन लेयर दो सिस्टम के बीच कनेक्शन को स्थापित करता है और प्रबंधित और समाप्त करने के लिए काम करता है। सही है, कर कि डेटा इनक्रिप्शन और डिकोडिंग मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। आपको अभी बताए थे डेटा इनक्रिप्शन कौन करता है, हाँ, तो आप सब बताइए। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा और दूसरा क्या है आपका गलत है। ठीक है, देखिए सेशन लेयर क्या करता है, डिवाइसेस के बीच सेशन को मैनेज करने का काम करती है और डेटा इनक्रिप्शन और डिकोडिंग का काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है, ना कि डेटा लिंक लेयर करता है। ठीक है, तो आप सब दोस्तों जो 7 लेयर है ना, सब सातों लेयर एकदम अच्छे से रट लीजिए, उसका काम को रट लीजिए। ठीक है, और आप सब PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप सबको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, फिजिकल लेयर है ना, हार्डवेयर से संबंधित होती है। ठीक है, इसमें केबल, स्विच, हब जैसे डिवाइसेस शामिल होते हैं। सही है, फिजिकल लेयर डाटा ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम का उपयोग करती है। तो पहला तो सही है ना, लेकिन दूसरा गलत है। देखिए फिजिकल लेयर नेटवर्क, हार्डवेयर और सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करती है। फ्रेम लेयर का उपयोग डेटा लिंक लेयर में किया जाता है, जबकि फिजिकल लेयर केवल बिट्स को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कर कि नेटवर्क लेयर IP एड्रेसिंग और रूटिंग मैनेज करती है। सही है, कर कि नेटवर्क लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल TCP होता है ना, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो पहला आपका सही है लेकिन दूसरा गलत है, TCP IP होता है ना। देखिए नेटवर्क लेयर IP एड्रेसिंग, रूटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग को मैनेज करती है। TCP नेटवर्क का लेयर नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। TCP किस लेयर का प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है ना। नेटवर्क लेयर में मुख्य रूप से IP प्रोटोकॉल और ICMP प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ध्यान देना। तो TCP किसके लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। ठीक है, और IP में क्या होता है और नेटवर्क लेयर में क्या होता है, IP और ICMP यूज होता है। ठीक है, आप सब जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगे ना उसको लिख लीजिए, एक दो बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक, डेटा लिंक लेयर डेटा पैकेट को फ्रेम में बदलने का काम करती है। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर में विभाजित होती है, LLC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल और MAC मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या बात सही है? तो यहाँ पर दोनों बात एकदम सही लिखा है। ठीक, डेटा लिंक लेयर को कम फ्रेम में बदलती है, डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम में बदलती है जिसे नेटवर्क को भेजा जाता है। ठीक है, यह दो सब लेयर में विभाजित होती है। LLC का पूरा नाम लॉजिकल लिंक कंट्रोल डेटा प्रवाह और एरर कंट्रोल को मैनेज करता है। ठीक है, MAC मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल फिजिकल एड्रेसिंग और मीडिया एक्सेस कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कह कि प्रेजेंटेशन लेयर डेटा फॉर्मेटिंग और इनक्रिप्शन का काम करती है। अभी आपको ऊपर बताया था ना, डेटा को इनक्रिप्शन का काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है, तो ये आपका सब सही होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर केवल ट्रांसमिशन की इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए होती है या अन्य किसी काम में मदद नहीं करता, ऐसा नहीं है। तो पहला सही है और दूसरा गलत। बहुत जगह यूज होता है और भी काम है, केवल इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा फॉर्मेटिंग, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डाटा कंप्रेशन का काम करती है। ठीक है, ये सिर्फ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन तक सीमित नहीं होती बल्कि ये डेटा को विभिन्न फॉर्मेट जैसे JPEG, GIF, MP3 आदि में भी कन्वर्ट का काम करती है।
ठीक है। आगे क्या है, कह रहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रांसमिशन की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। सही है ना। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन ओरिएंटेड का उपयोग करता है। देखिए यूडीपी ना अभी आपको ऊपर बताया था कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब क्वेश्चन लगभग अटेंड कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रांसमिशन की विश्वसनीयता और फ्लो कंट्रोल को सुनिश्चित करता है। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जबकि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। आगे क्या है कि एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। बात सही है, जबकि इसकी स्पीड हार्ड डिस्क ड्राइव से अधिक होती है। कह रहा कि एचएसडी दोनों में डेटा को मैग्नेटिक डिस्क के माध्यम से स्टोर किया जा सकता है। पहला आपका सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत। क्यों गलत है, देखिए एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है जिससे इसकी स्पीड एचडीडी से तेज होता है और ये टिकाऊ भी होता है। एचडीडी में डेटा को मैग्नेटिक प्लेटफार्म पर स्टोर किया जाता है जबकि एसएसडी को फ्लैश मेमोरी पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, कह रहा कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव नैंड फ्लैश मेमोरी तकनीक पर आधारित होती है। तो पहला और दूसरा पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूएसबी ड्राइव नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, बिल्कुल बात सही है, यानी बिजली के ना होने पर भी डेटा इसमें सुरक्षित रहती है। नैंड जो होता है ना फ्लैश मेमोरी तकनीकी का उपयोग करती है जो इसे तेज और विश्वसनीय बनाती है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। आप कह सकते एसएसडी है ना, इसी पर आधारित होता है। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता सीडी या डीवीडी से अधिक होता है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू रे डिस्क। दूसरा क्या है, कह रहा है कि ब्लू रे डिस्क में डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लाल इरेजर का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी और सीडी से अधिक होती है। यह डेटा को पढ़ने लिखने के लिए ब्लू रे मतलब ब्लू रेजर का प्रयोग करती है, ना कि रेड रेजर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर, रेड रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क का उपयोग डेटा की सुरक्षा और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। बात सही है, करके रेड जीरो डेटा को सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। देखिए क्यों गलत है, रेड का उपयोग डेटा को सुरक्षा और फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम प्रदर्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेड जीरो केवल स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डेटा सुरक्षा नहीं होता है। ध्यान देना, एक होता है रेड जीरो, एक होता है रेड वन, है ना। रेड वन सुरक्षा के लिए होता है जबकि रेड जीरो क्या होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, NAS मतलब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एक स्टोरेज डिवाइस है जो नेटवर्क से कनेक्ट होकर डेटा स्टोर और शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। तो बात सही है, कह कि NAS केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है और इसका उपयोग इंटरप्राइज लेवल पर नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए NAS नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस है जो कई यूजर्स को एक साथ डेटा स्टोर और शेयर करने की सुविधा देता है। ठीक है, दूसरा क्या है स्टेटमेंट कि यह न केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता बल्कि बड़े बड़े कंपनियां और इंटरप्राइजेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार की ऑनलाइन स्टोरेज सेवा है जो डेटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर करती है। सही है,
कह रहा कि क्लाउड स्टोरेज में स्टोर डेटा केवल लोकल नेटवर्क के अंदर एक्सेस किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। कह रहा कि क्लाउड स्टोरेज डेटा को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिसमें इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। यह लोकल नेटवर्क तक सीमित नहीं होता बल्कि इंटरनेट पर आधारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिड ड्राइव या हाइब्रिड ड्राइव SSD एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो SSD और HDD दोनों की विशेषताओं से जोड़ता है, सही है। HDD में केवल SSD की तरह तेज प्रदर्शन होता है, लेकिन HDD की तरह अधिक स्टोरेज क्षमता नहीं होती है। क्या बात सही है? पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। देखिए SSD का मतलब सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। SSD और HDD दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। इसमें HDD की बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है और SSD की स्पीड भी मिलती है। आगे क्या है, 242 NVMe मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस इंटरफेस SSD की स्पीड को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। NVMe ड्राइव SATA SSD से धीमी होती है। पहला आपका सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, है ना। देखिए NVMe SSD SATA SSD की तुलना में कई गुना तेज होती है। NVMe ड्राइव PCLE मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस इंटरफेस का उपयोग करती है, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड अधिक होती है, ना कि कम होती है। कह रहा कि EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है जिसे बार बार रीराइट किया जा सकता है। तो बात सही है। कह रहा कि EEPROM को डेटा स्टोर करने के लिए विद्युत चार्ज की आवश्यकता होती है, जिसे डेटा पावर कट होने पर नष्ट हो जाता है। तो पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नष्ट नहीं होता, ठीक है। EEPROM डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का उपयोग करती है, लेकिन यह नॉन वोलेटाइल होती है, यानी पावर कट होने पर भी डेटा नहीं मरती है। EEPROM को कई बार मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि टाइप स्टोरेज आमतौर पर बड़े पैमाने पर डेटा बैकअप और आर्काइविंग के लिए उपयोग किया जाता है, सही है। टाइप स्टोरेज की एक्सेस स्पीड SSD से अधिक होती है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल बात गलत है, तेज नहीं होता है, कम होता है, ठीक। टाइप स्टोरेज का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर और बैकअप के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सस्ता और लंबे समय तक डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। टाइप स्टोरेज की एक्सेस स्पीड बहुत धीमी होती है, क्योंकि इसमें डेटा सीक्वेंशियल के रूप में स्टोर होता है, जबकि SSD बहुत क्या होता है, तेज होता है। क्यों धीमा होता है? क्योंकि इसमें टाइप स्टोर में डेटा सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। आगे क्या है, मेमोरी कार्ड में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज तकनीकी का उपयोग करता है, सही है। करें कि मेमोरी कार्ड छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जिससे वे मोबाइल डिवाइस में डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग होते हैं। ये तो आप सब खुद बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही था, दूसरा गलत। देखिए मेमोरी कार्ड फ्लैश स्टोरेज तकनीकी का उपयोग करते हैं, ना कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। एक मिनट, मेमोरी कार्ड में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज तकनीकी का उपयोग करता है। मेमोरी कार्ड छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जिसे में मोबाइल और डिवाइस के लिए उपयोग होते हैं। तो बात सही है, पहला आपका मिस्टेक था, दूसरा आपका क्या सही था, ठीक है। मेमोरी कार्ड फ्लैश वे छोटे और पोर्टेबल मोबाइल के डिवाइस। यहाँ देखिए ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन उल्टा लिख दिया गया, ठीक है। तो आप सब अपने अनुसार सही कर लीजिएगा, आप सबको बता दिए हैं।
कह रहा कि SAN मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। SAN मतलब नेटवर्क में स्टोरेज डिवाइस लोकल कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या बन जाएगा? गलत। क्यों गलत है देख लीजिए। SAN एक विशेष हाई स्पीड नेटवर्क है, ठीक, जो स्टोरेज डिवाइसेस को सर्वर से कनेक्ट करता है और जिससे बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। SAN नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस लोकल कंप्यूटर से डायरेक्टली नहीं बल्कि सर्वर से कनेक्ट होती है डायरेक्ट, ठीक है। दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि मैराथन वीडियो है ना, गला बार बार सूख जा रहा है तो आप सब भी कुछ खाते पीते पढ़िए, है ना। तो आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब का डिमांड था मैराथन वीडियो का ना, तो आप सब देख रहे हैं कि हर टॉपिक को इसमें कवर किया गया है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसमें कुल वैसे 300 क्वेश्चन मेन है प्लस 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। वो जो 20 क्वेश्चन है ना, कौन सा टॉपिक है? नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंटीवायरस और वायरस से संबंधित, ठीक है। तो कुल मिला के 300 प्लस क्वेश्चन है, 320 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी लगभग 60-70 क्वेश्चन करना है, ओके। तो आगे क्या है? आगे क्या है कि HDD में डेटा को फ्लैटर्स पर स्टोर किया जाता है जिसे घूमने वाला मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है, सही है ना। HDD की स्पीड केवल उसके स्पिंडल स्पीड पर निर्भर करती है और कोई फैक्टर प्रभावित नहीं डालता है। तो क्या बात सही है? गलत है, इफेक्ट डालता है ना। HDD में डेटा को फ्लैटर्स पर स्टोर किया जाता है और जो घूमने वाली मैग्नेटिक डिस्क होती है। HDD की स्पीड RPM के अलावा कैश मेमोरी डेटा ट्रांसफर रेट और इंटरफेस SATA NVMe आदि पर भी निर्भर करता है, ठीक है। आगे क्या है? रेड, है ना। अभी इसके बारे में पढ़े थे आप सब। एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तकनीकी है जो एकाधिक हार्ड ड्राइव को मिलाकर एक यूनिट के रूप में यूज होता है। RAD0 कॉन्फ़िगरेशन में डेटा को एक से अधिक ड्राइव्स में मिरर किया जाता है जिससे डेटा सुरक्षित बने रहते हैं। देखिए जो अभी आपको बताया था ना, 0 वाला डेटा सुरक्षा के लिए थोड़ी नहीं होता है, ये केवल स्पीड के लिए होता है। रेड 0 स्पीड के लिए होता है, सुरक्षा के लिए रेड 1 होता है, ठीक है। तो रेड 1 उपयोग होता है डेटा को सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है जिससे HDD की तुलना में तेज होता, सही है। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बिल्कुल बात सही है, जिससे यह झटकों और कंपन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, बात सही है। तो गलत है, देखिए। SSD नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है जिससे HDD की तुलना में तेज होता है। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जिससे झटकों और कंपन के प्रति अधिक सहिष्णु, है ना, होता है, ना कि संवेदनशील होता है। तो दोस्तों 250 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं, अभी लगभग 70 क्वेश्चन है ना। आप सब भी खाते पीते रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि आपका पेपर है 27 अप्रैल को और मंडी परिषद का एग्ज़ाम है। तो इसी दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए आपका मैराथन दिया जा रहा है, ठीक है।